बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है नर्वस कंट्रोल ऑफ सर्कुलेशन। हमारा नर्वस सिस्टम सर्कुलेशन को किस तरह कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, इस पिक्चर में ब्रेन के डिफरेंट पार्ट शो किए गए हैं। बहरहाल जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे उस वक्त इन पार्ट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट टर्म्स टू रिमेंबर, ये टर्म्स आप लोगों को याद होने चाहिए क्योंकि इन टर्म्स के थ्रू भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्रोनोट्रोपिक, जब भी क्रोनोट्रोपिक की टर्म आएगी दैट मीन्स दे आर आस्किंग अबाउट हार्ट रेट। ठीक है, ड्रोमोट्रोपिक कंडक्शन वेलोसिटी। ठीक है, कि नर्व जो है वो एक जगह से दूसरी जगह किस तरह कंडक्ट हो रही है इन द हार्ट। ठीक है, हाउ फास्ट सिग्नल ट्रेवल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, हार्ट के अंदर की बात हो रही है। ठीक है, आइनोट्रोपिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। आइनोट्रोपिक की बात होगी तो आपने कॉन्ट्रैक्टिलिटी याद रखना है कि किस फोर्स के साथ हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। लॉसिट्रोपिक रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। ठीक है, ये तीन चार टर्म्स हैं, ये आप लोगों को फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए कि क्रोनोट्रोपिक क्या है, ड्रोमेट्रोपिक क्या है, आइनोट्रोपिक क्या है और लॉसिट्रोपिक क्या है। क्रोनोट्रोपिक कहाँ पे हम ये चीज़ें यानी कि मेजर कर सकते हैं और कौन सा सिस्टम इनको इनके ऊपर एक्ट करके किस तरह के रिएक्शन शो करेगा। क्रोनोट्रोपिक ऐसे नोड पे हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, सिंपैथेटिक सिस्टम जो हार्ट रेट है उसको इंक्रीज करेगा और पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को क्या करेगा, स्लो करेगा। ड्रोमोट्रोपिक कंडक्शन वेलोसिटी। ठीक है, एवी नोड पे हम इसको चेक कर सकते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको फास्ट करेगा लेकिन पैरासिम्पैथेटिक इसको स्लो करेगा। पैरासिम्पैथेटिक का आपको पता है स्लो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये रेस्ट और डाइजेस्ट की हालत में ये वाला सिस्टम एक्टिवेट होता है ना, और सिंपैथेटिक सिस्टम फाइट और फ्लाइट के मूड में एक्टिव होता है। ठीक है, उसके बाद है आइनोट्रोपिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी वेंट्रिकल्स की। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को हार्ड कर देगा यानी कि ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टिलिटी कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है, उसके बाद लॉसिट्रोपिक रिलैक्सेशन फास्टर होगी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होगा। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का इन दोनों पे अफेक्ट नहीं है। उसके बाद नर्वस रेगुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज इन ब्लड फ्लो कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम के थ्रू ब्लड प्रेशर को कम या ज़्यादा करना। ठीक है, फंक्शन क्या है इसके नर्वस रेगुलेशन के, इंक्रीज ऑफ द ब्लड फ्लो और डिक्रीज ऑफ द ब्लड फ्लो, यानी कि या तो ये कम कर सकता है या ज़्यादा कर सकता है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया तो उसे कम करेगा और कम हो गया तो उसे ज़्यादा करेगा। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज इन्वॉल्व इन रेगुलेशन, इस रेगुलेशन में कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमना मजीद अपना माइक काइंडली ऑफ रखें। ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज इन्वॉल्व इन रेगुलेशन। The autonomic nervous system is a control system that acts largely unconsciously and regulates bodily functions such as heart rate, डाइजेशन, रिस्पिरेटरी रेट एंड प्यूपिलरी रिस्पॉन्स। ऑटोनोमिक का आप लोगों को पता है ये सिस्टम खुद ब खुद एक्ट कर रहा होता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ठीक है ना, ये अनकॉन्शियसली एक्ट कर रहा होता है। इवन हम सो रहे हैं उस वक्त भी ये काम कर रहा होता है। ठीक है, ये हमारे कॉन्शियस माइंड से अवे काम कर रहा होता है। ठीक है, इसने कौन कौन से फंक्शंस को कंट्रोल करना होता है, हार्ट रेट को कंट्रोल करना है, डाइजेशन को कंट्रोल करना है, रिस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल करना है। ठीक है, प्यूपिलरी रिस्पांस को कंट्रोल करना है। आपको पता है कि अ पर्सन कांट कंट्रोल हिज हार्ट रेट। ठीक है, बंदे के कंट्रोल में नहीं होता हार्ट रेट, अगर ज़्यादा हो गया तो बंदा उससे कम नहीं कर सकता, अगर कम हो गया तो बंदा उससे खुद ब खुद ज़्यादा नहीं कर सकता।
वो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ने ही उसको रेगुलेट करना होता है। डाइजेशन भी हमारे हमारे हाथ में नहीं है, वो भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू ही होती है। रिस्पायरेटरी रेट, जिस टाइम हम सो रहे होते हैं, ठीक है, उस टाइम पे अनकॉन्शियसली कौन हमारा रिस्पायरेटरी रेट मेजर कर रहा होता है, यही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद पीपल रिस्पॉन्स, लाइट जब भी पड़ेगी, ठीक है, तो हमारी पीपल उसको रिस्पॉन्ड करेंगी। अगर लाइट कम है तो हमारी पीपल्स डायलेट कर जाएंगी, अगर लाइट ज़्यादा है तो हमारी पीपल्स क्या करेंगी, कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी, और ये खुद ब खुद करती हैं, ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। उसके बाद नर्वस रेगुलेशन डज नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द लोकल ब्लड फ्लो। इस नर्वस सिस्टम लोकल ब्लड फ्लो पे कोई इफेक्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल हम किसी हाथ की बात कर रहे हैं तो ये नहीं होगा कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ने सिर्फ इस हाथ का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया है, बाकी सारे जिस्म का काम है एक हाथ का बढ़ा दिया है, ठीक है, या सिर्फ और सिर्फ एक फिंगर का बढ़ा दिया है, इस तरह नहीं होगा, ठीक है। ये लोकल ब्लड फ्लो को कंट्रोल नहीं करता। इफेक्ट ऑफ नर्वस इफेक्ट ऑफ नर्वस एक्टिवेशन, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन क्या क्या काम करेगी? वेजोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज्ड कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ये तीन काम होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। एक तो इसने वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करना है, हार्ट रेट को इंक्रीज करना है और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करना है, ठीक है। अल्टीमेटली क्या काम कर रहा है, ब्लड प्रेशर को ज़्यादा कर रहा है। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन डिक्रीज हार्ट रेट को कम कर रहा है, डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कर रहा है। नो इफेक्ट ऑन द ब्लड वेसल्स, और इसका ब्लड वेसल्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये काम क्या कर रहा है, ब्लड प्रेशर को कम कर रहा है। सिंपैथेटिक ज़्यादा करेगा और पैरासिम्पैथेटिक कम करेगा। नर्वस कंट्रोल में आगे क्या है जी, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स इनर्वेट ऑल वेसल्स, ठीक है। जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स होते हैं वो सारी वेसल्स को इनर्वेट कर रहे होते हैं, एक्सेप्ट कैपिलरीज एंड प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। ना, कैपिलरीज और प्री कैपिलरी स्फिंक्चर्स को छोड़ के बाकी हर तरह की वेसल्स को ये इनर्वेट करेंगे, ठीक है। प्री कैपिलरी स्फिंक्चर्स फॉलो लोकल कंट्रोल। जो प्री कैपिलरी स्फिंक्चर होते हैं वो लोकल कंट्रोल को फॉलो कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक जगह पे अगर ब्लड ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा हो गई है तो ये स्फिंक्चर्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अगर एक जगह पे ऑक्सीजन की डिमांड कम हो गई है तो ये स्फिंक्चर क्या करेंगे, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये लोकल कंट्रोल करते हैं, लोकली ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते हैं। लेकिन पूरी ब्लड वेसल्स, पूरे जिस्म की ब्लड वेसल्स के ऊपर सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स होंगे एक्सेप्ट कैपिलरीज एंड प्री कैपिलरी स्फिंक्चर्स, ठीक है। इनर्वेशन ऑफ स्मॉल आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स अलाउ सिंपैथेटिक नर्व्स टू इंक्रीज वस्कुलर रेजिस्टेंस। जो छोटी आर्टरीज हैं और आर्टरियोल्स हैं, ये वाले जो वेसल्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसकी, पेरिफेरल रेजिस्टेंस की। पेरिफेरल रेजिस्टेंस इनकी वजह से, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन की वजह से बढ़ जाएगी, ठीक है। लार्ज वेन्स एंड हार्ट आल्सो सिंपैथेटिकली इनर्वेटेड। जो बड़ी वेन्स होती हैं और हार्ट होता है, ठीक है। हार्ट सिंपैथेटिकली भी इनर्वेटेड होता है और पैरासिम्पैथेटिकली भी इनर्वेटेड होता है, ठीक है। ये देखें जी, आर्टरीज, ठीक है, और आर्टरियोल्स। आवाज आ रही है मेरी सबको? हेलो? यस सर, आ रही है। चलें ठीक है, मैंने कहा शायद। आर्टरीज, आर्टरियोल्स, ठीक है, ये क्या है, सिंपैथेटिकली इनर्वेटेड है। इसके बाद ये कैपिलरीज हैं, इस जगह पे इनर्वेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे वेन्यूल्स स्टार्ट हो रही हैं, यानी कि छोटी वेन्स जो हैं, ठीक है। वेन्यूल्स भी इनर्वेटेड हैं और वेन्स भी इनर्वेटेड हैं, यानी कि सारी चीजें इनर्वेटेड हैं एक्सेप्ट कैपिलरीज एंड प्री कैपिलरी स्फिंक्टर, ठीक है। देखें जी, सिंपैथेटिक न्यूरॉन ने क्या किया कि इसको या तो स्टिमुलेट कर सकती है या इनहिबिट कर सकती है, यानी कि या तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, ठीक है। अगर कम होगी तो क्या होगा, वेजोडाइलेशन होगी। अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन किसी
ब्लड वेसल के ऊपर कम हो जाएगी तो उस ब्लड वेसल की क्या हो जाएगी, वेजो डायलेशन हो जाएगी, वो ब्लड वेसल डायलेट कर जाएगी। अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन किसी ब्लड वेसल के ऊपर ज्यादा हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगी। ठीक है, इस बात की समझ आ गई है। वेजो मोटर सेंटर ये हमारे ब्रेन में होता है, जो कि कंट्रोल कर रहा होता है हमारे वेसल्स को और हमारे हार्ट को। ठीक है, इसमें कुछ सेंटर होते हैं वेजो मोटर सेंटर के अंदर। कार्डियक एक्सिलरेटर सेंटर जो कि हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर जो कि हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा, उसके बाद वेजो कंस्ट्रिक्टर सेंटर जो कि ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा। ठीक है, तो वेजो मोटर सेंटर के अंदर 3 सब सेंटर्स होते हैं, जिनमें से कार्डियक एक्सिलरेटर सेंटर, एक्सिलरेटर का आपको पता है कि किस चीज़ को इंक्रीज करना। ठीक है, इनहिबिटरी सेंटर किस चीज़ को इनहिबिट करना, कम करना। ठीक है, उसके बाद वेजो कंस्ट्रिक्टर वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने वाला सेंटर। ठीक है, लोकेशन बायलेटरली इन द मेडुला एंड लोअर पोन्स। जो आपको ब्रेन स्टेम का पता है, सबसे ऊपर मिड ब्रेन होता है, उसके बाद पोन्स है और उसके बाद मेडुला होता है। ठीक है, पोन्स जिस जगह पे ख़त्म हो रहा है और साथ में आगे मेडुला स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पोन्स के ख़त्म होने वाले पॉइंट से लेके आगे मेडुला तक ये वेजोमोटर सेंटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, लोअर पोन्स एंड बायलेटरली मेडुला, यानी कि दोनों साइड पे जो पोन्स का नीचे वाला हिस्सा है उसमें और मेडुल्ला में ये वेजोमोटर सेंटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एरियाज, इसमें जो एरियाज हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया होगा, वेजो डायलेटर एरिया होगा और सेंसरी एरिया है। ठीक है, वेजोमोटर सेंटर के अंदर वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया किस जगह पे होगा, बायलेटरली इन द अपर मेडुल्ला एंड लोअर पोन्स। ठीक है, जिस जगह पे पोन्स खत्म हो रहा है और मेडुल्ला स्टार्ट हो रहा है, ये उस जगह पे आपको मिलेगा। ठीक है, उस जंक्शन पे आपको मिलेगा वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया। डिक्रीज ब्लड प्रेशर, जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेटेड काजिंग कंस्ट्रिक्शन, यानी कि किस रिस्पांस में ये वाला एरिया एक्टिवेट होगा, जब भी ब्लड प्रेशर कम होगा तो वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया एक्टिवेट हो जाएगा और वो एक्टिवेशन क्या काज कराएगी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन काज करवाएगी। ठीक है, और जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो वो क्या करवाएगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन। क्लियर है। डिक्रीज ब्लड प्रेशर, जब ब्लड प्रेशर कम होगा, सिग्नल्स टू द सेंसरी एरिया, वो सेंसरी एरिया को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, जब सेंसरी एरिया स्टिमुलेट होगा तो वो क्या करेगा, वेजो मोटर सेंटर को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, वेजो मोटर सेंटर जब स्टिमुलेट होगा तो रिलीज ऑफ एपिनेफ्रिन, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमेशा किस न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू एक्ट करता है, एपिनेफ्रिन के थ्रू। ठीक है, ब्लड प्रेशर कम हुआ, सेंसरी एरिया ने उसे सेंस किया, वेजोमोटर सेंटर को स्टिमुलेट कर दिया, वेजोमोटर सेंटर ने क्या करवा दिया, एपिनेफ्रिन को रिलीज करवा दिया। अभी एपिनेफ्रिन ने क्या काम करना है, सिग्नल्स वाया सिंपैथेटिक नर्व्स, यानी कि सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू अब ये काम करेगी, कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स प्लस इंक्रीज हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ठीक है, इसने एक तो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगी, जिससे क्या होगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इससे क्या होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी। अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या होगा, रेज ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर जो कम हो गया था वो दोबारा नॉर्मल पे आ जाएगा। समझ आ गई है। कोई यस रिस्पांस सर। दिया करो, पता चले कि बंदे क्लास में हैं, थोड़ा मुझे भी हौसला रहता है कि मेरी बात कोई सुन रहा है। मैं इसलिए यस बार सर। बार पूछने की कोशिश करता हूँ कि समझ आई है या नहीं आई। चलें, इसके बाद है वेजोडाइलेटर एरिया, बाइलेटरली इन द एंटीरोलेटरल पोर्शन ऑफ द लोअर मेडुला। ठीक है, किस जगह पे होगा, वो था लोअर पोन्स और अपर मेडुला, यानी कि इन दोनों के जंक्शन पे कौन सा था, वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर एरिया। उसके बाद है वेजोडाइलेटर एरिया, ये किस जगह पे आपको मिलेगा, बाइलेटरली इन द एंटीरोलेटरल पोर्शन ऑफ द लोअर मेडुला, यानी कि लोअर मेडुला का जो एंटीरोलेटरल पोर्शन है ना, सामने वाली साइड से जो लेटरल साइड पे पोर्शन है, ठीक है, उस जगह पे आपको मिलेगा, एंटीरोलेटरल साइड पे लोअर मेडुला के। ठीक है, फंक्शन क्या है, इंक्रीज ब्लड फ्लो, जब भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ द वेजोडाइलेटर एरिया, वहाँ से क्या होगा, वेजोडाइलेटर एरिया एक्टिवेट हो जाएगा,
अल्टीमेटली वो काम क्या करेगा, हार्ट रेट को डिक्रीज कर देगा और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज कर देगा। जब हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज होगी तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, वेजोडाइलेटर एरिया कब एक्टिवेट होता है, जब ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। वेजो कंस्ट्रिक्टर कब एक्टिवेट होता है, जब ब्लड प्रेशर कम होता है। कम होगा तो वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करके पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेगा और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करके कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करेगा और ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा। और वेजोडाइलेटर ने जब ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो वेसल्स को डायलेट कर देता है ताकि उस ब्लड को जो ज्यादा हो गया है उसको, ब्लड प्रेशर को, उसको अकोमोडेट किया जा सके। ठीक है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, जब ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, सिग्नल्स टू द सेंसरी एरिया, तो वो सेंसरी एरिया को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, वो सेंसरी एरिया काम क्या करेगा, एक्टिवेशन ऑफ द इनहिबिटरी पोर्शन दैट विल काज इनहिबिशन ऑफ द इनहिबिटरी पोर्शन, यानी कि इनहिबिटरी पोर्शन को जब स्टिमुलेट करेगा, इनहिबिट द रिलीज ऑफ एपिनेफ्रिन। उसमें और इसमें डिफरेंस सिर्फ इस एक बात का है कि जो वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया है वो स्टिमुलेट करता है एपिनेफ्रिन के रिलीज को। ठीक है, यानी कि वो एपिनेफ्रिन का रिलीज को इंक्रीज करवाता है, और वेजो डायलेटर एरिया क्या करवाएगा, इसके रिलीज को कम करवाएगा। ठीक है, तो जब इसके रिलीज को कम करवाएगा तो इससे क्या होगा, वेसल्स के ऊपर इसका इफेक्ट कम होगा। जब वेसल्स के ऊपर इफेक्ट कम होगा तो वेसल्स डायलेट करेंगी। ठीक है, डिक्रीज हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी। उसके अलावा साथ में क्या होगा कि हार्ट के ऊपर जब एपिनेफ्रिन का जो इफेक्ट है वो कम होगा तो उसका हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी वो दोनों भी कम हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे सिंपैथेटिक नर्व। नर्व कैरी सिंपैथेटिक फाइबर्स इन अबंडेंस एंड अ फ्यू पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, यानी कि कुछ नर्व्स होती हैं जो मिक्स फाइबर्स लेके जा रही होती हैं, और कुछ नर्व्स होती हैं जो प्योर सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स लेके जाती हैं। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स काजेस वेसोडाइलेशन व्हिच इज इनसिग्निफिकेंट इन नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। ठीक है, कुछ कंडीशंस ऐसी बन जाती हैं जिसमें क्या करवाती है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स है वो वेसोडाइलेशन करवाती है। सब लोग अपनी अटेंडेंस याद से मार्क करना, क्योंकि जो बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं उनके एंड पे उनके मार्क्स ऑफ कोर्स कटेंगे। ये कुछ ऑर्गन्स हैं जिनकी इनर्वेशन बताई गई है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, ये ऊपर वाले यहाँ तक के जो फाइबर्स हैं ये पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं। ठीक है, ये पिक्चर कुछ इतनी अच्छी नहीं है, मैं एक और पिक्चर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिसमें ये हर चीज़ शो की गई होगी कि पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स कौन से हैं और सिंपैथेटिक फाइबर्स कौन से हैं। ठीक है, ये सिंपैथेटिक ट्रंक होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ पड़ा होता है और इस जगह से नर्व्स आगे निकल के क्या कर रही होती हैं, ऑर्गन्स को इनर्वेट कर रही होती हैं। ये लास्ट वाली जो ये दो जो रूट्स निकल रही हैं ये भी सिंपैथेटिक हैं, और ऊपर से ये वाली यहाँ तक जो रूट्स निकल रही हैं इस जगह तक ये भी सिंपैथेटिक रूट्स हैं। उसके बाद जो निकल रही हैं ये सारी पैरासिम्पैथेटिक हैं, ये वाली यहाँ तक। बहरहाल मैं एक और पिक्चर शेयर करूंगा जिसमें ये सारी चीज़ें मेंशन की गई होंगी। ठीक है, कौन सा सिंपैथेटिक और कौन सा पैरासिम्पैथेटिक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व, पैरासिम्पैथेटिक नर्व कैरिंग सिग्नल्स टू द हार्ट बाय वेगस नर्व। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक किस नर्व के थ्रू हार्ट को सप्लाई कर रही होती है, वेगस नर्व के थ्रू। काजेज वेसोडाइलेशन, यानी एक एक तो इसने हार्ट रेट को कम करना होता है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करता है, उसके बाद वेसोडाइलेशन काज करवाती है। कंट्रोल ऑफ वेसोमोटर सेंटर, vasomotor center is controlled by higher nervous center। कौन कौन से हायर नर्वस सेंटर हैं जो कि वेजोमोटर सेंटर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। एक तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। ठीक है, उसके बाद एंटीरियर हाइपोथैलेमस है, उसके बाद एंटीरियर टेम्पोरल लोब है। ठीक है, उसके बाद ऑर्बिटल एरिया ऑफ द फ्रंटल कॉर्टेक्स है, हिप्पोकैम्पस है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द सिंगुलेट गायरस है। ठीक है, ये वाले कुछ हायर नर्वस सेंटर्स हैं, यानी कि ये हायर नर्वस सेंटर्स क्या कर रहे होते हैं, ये सारे कंट्रोल कर रहे होते हैं वेजोमोटर सेंटर को। ये देखो, ये दो कौन से हैं, ये रिस्पायरेटरी सेंटर है। ठीक है, कार्डियक सेंटर, और ये वाला क्या है, वेजोमोटर सेंटर। ठीक है, ये ब्रेन स्टिम शो की गई है, सबसे ऊपर मिड ब्रेन है। ठीक है, ये वाला, उसके बाद इस जगह तक पोन्स है,
उसके बाद ये वाला मेडुल्ला है, उसके बाद आगे स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सेरिबेलम है और ये क्या है बेसल गैंग्लियास, वेजोवेगल सिनकोप जिसको हम फेंटिंग का नाम देते हैं। ठीक है, काजेज इमोशनल डिस्टरबेंस, फेंटिंग का पता है ना, बेहोश हो जाना। इमोशनल डिस्टरबेंस की वजह से अक्सर फीमेल्स में ये प्रॉब्लम होती है कि वो बेहोश हो जाती हैं। कोई ऐसी वैसी खबर सुनी बेहोश हो गई, ठीक है, कोई खुशी की खबर सुनी उधर बेहोश हो गई, कोई शॉकिंग न्यूज़ सुनी उधर बेहोश हो गई। ठीक है, ये कुछ लोगों में होता है इस वेसोवेगल सिंकोप, यानी कि उनकी वेगस नर्व जो होती है वो स्टिमुलेट हो जाती है। जब स्टिमुलेट होती है तो उससे क्या होता है, हार्ट रेट कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर अचानक फॉल करने की वजह से उनको वो बेहोश हो जाते हैं। ठीक है, एक्टिवेशन मैकेनिज्म क्या है, एक्टिवेशन ऑफ द मसल वेसोडाइलेटर्स। इसमें क्या होता है कि मसल्स के जो वेसल्स के जो मसल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, उनकी डायलेशन हो जाती है। इमोशनल डिस्टरबेंस एक्टिवेट सेरेब्रल कॉर्टेक्स सेंटर, जब भी इमोशनली डिस्टर्ब होगी तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगी और सेरेब्रल कॉर्टेक्स थ्रू वेगस नर्व क्या करेगा, हार्ट को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, जिससे अल्टीमेटली जो लोग इस तरह की कंडीशंस को प्रोन होते हैं उनमें क्या करेगा, सिनको फेंटिंग हो जाएगी। ठीक है, वेसोवेगल सिनकोप हो जाएगा। हर एक में नहीं होता, कुछ लोगों में होता है। एक्टिवेशन ऑफ द एंटीरियर हाइपोथैलेमस, एक्टिवेशन ऑफ वेजोमेटर सेंटर, यानी कि ये वाली चीज़ें वो एक्टिवेट करेगा। उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम, रिजल्ट्स वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन होगी तो उससे लास्ट में क्या होगा, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। ठीक है, वेजोमोटर टोन, टोन का मतलब होता है कि पार्शियल स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। हमारे मसल्स के अंदर भी एक टोन है ना, पार्शियल स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। एक जो मुर्दा आदमी है या जो कोमा में है, अगर उसके बाजू को आप उठा के अगर हवा में छोड़ते हैं, ठीक है, तो वो फ्री फॉल करेगा। लेकिन अगर आप एक बंदा वैसे लेटा भी हुआ है, उसके बाजू को आप उठा के छोड़ते हो तो उसका बाजू बिल्कुल ऐसे हवा में फ्री फॉल नहीं करेगा। ठीक है, वो एक टोन के साथ स्लोली नीचे गिरेगा। तो वो जो एक स्पेसिफिक टोन हमारे मसल्स में होती है उसे कहते हैं पार्शियल स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मसल टोन भी उसे नाम दिया जाता है। तो वेसल्स के अंदर जो मसल्स हैं उनके भी एक टोन होती है जिसे वेजोमोटर टोन कहते हैं। कंटिन्यूस स्लो ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल्स फ्रॉम वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया टू द सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स। ठीक है, जो वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया है सिंपैथेटिक नर्व फाइबर से, वो कंटिन्यूसली सिग्नल सेंड कर रहा होता है। ठीक है, सिग्नल ट्रांसमिशन कर रहा होता है जिससे वेसल्स की जो टोन होती है वो बरकरार रहती है। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ आर्टीरियल प्रेशर, उसकी वजह से क्या होता है, आर्टीरियल प्रेशर को मेंटेन किया जाता है क्योंकि ये अंडर द स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होती हैं। ठीक है, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, तो जो वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया है वहाँ से कंटिन्यूसली कुछ स्टिमुलेशन उनको मिलती रहती है, जिससे क्या होता है कि वो एक स्पेसिफिक रेट में उनकी कॉन्ट्रैक्शन जारी रहती है। ठीक है, जब वो उस रेट में कॉन्ट्रैक्शन जारी रहेगी तो हमारा जो मेंटेनेंस ऑफ मीन आर्टेरियल प्रेशर है ना, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल रहता है, ये वेजोमोटर सेंटर उसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि हमारे ब्लड प्रेशर को कम या ज़्यादा नहीं होने देता। नॉर्मल की हम बात कर रहे हैं ना, फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मली हमारा वेजोमोटर सेंटर है, उसका काम यही है कि उसने ब्लड प्रेशर को एक मेन लेवल पे रखना है ताकि हमारा ब्लड प्रेशर ना तो हाइपरटेंसिव हो, यानी कि ना तो ब्लड प्रेशर एलिवेट हो ना ही कम हो। फंक्शंस ऑफ द एड्रिनल मेडुल्ला, एड्रिनल मेडुल्ला के क्या फंक्शन है, सिंपैथेटिक सिग्नल्स आर आल्सो सेंट टू द एड्रिनल मेडुल्ला। जब भी एड्रिनल मेडुल्ला को स्टिमुलेट किया जाएगा, काजेज द रिलीज ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन, यही वो दो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिसके थ्रू नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। जो पैरासिम्पैथेटिक है उसके जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइल कोलिन है, लेकिन सिंपैथेटिक का कौन सा है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। एक्ट्स ऑन अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स। आर्टेरियल प्रेशर को किस तरह रेगुलेट किया जाता है, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेशन इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स।
इसमें 3 स्टेप होते हैं, आर्ट्रियोलर कंस्ट्रिक्शन ऑफ द वेन्स, इंक्रीज हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ठीक है, हार्ट रेट तो अंडर द इफेक्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों का इफेक्ट होता है, लेकिन वेन्स और आर्टरीज जो यानी कि वेसल्स हैं उसके ऊपर सिर्फ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का होल्ड होता है। ठीक है, तो आर्टीरियल जो प्रेशर है उसको रेगुलेट करने के लिए जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इन तीनों चीज़ों पे एक्ट कर रहा होता है। एक तो उसने आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स को कंस्ट्रिक्ट करना है, उसके अलावा वेन्स को भी कंस्ट्रिक्ट करना है। ठीक है, जब वेन्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा तो जो ब्लड है वो बॉडी से किस तरफ को मूव करेगा, हार्ट की तरफ। ठीक है, जब आफ्टर लोड इंक्रीज होगा, जब यानी कि ब्लड से बॉडी से ब्लड हार्ट की तरफ आएगा, उसको हम बोलते हैं आफ्टर लोड। जब भी वेन्स कंस्ट्रिक्ट करेंगी ऑफ कोर्स ब्लड की मूवमेंट टुवर्ड्स हार्ट इंक्रीज होगी। आफ्टर लोड इंक्रीज होगा, आफ्टर लोड इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होती है, आफ्टर लोड पे कार्डिक आउटपुट डिपेंड करती है ना। उसके बाद इंक्रीज हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रेक्टिलिटी, जब भी हार्ट रेट और कॉन्ट्रेक्टिलिटी इंक्रीज होगी उससे भी कार्डिक आउटपुट बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली तीनों स्टेप क्या कर रहे हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज करके। आर्टेरियोलर कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगी। ठीक है, दोबारा इनको देखें, मैं दोबारा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, शायद कंफ्यूज हो गए हो आप लोग। आर्टेरियोलर कंस्ट्रिक्शन ने काम क्या करवाना होता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज करवानी है। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ वेन्स ने काम क्या करवाना है, इसने हार्ट की तरफ जो ब्लड रिटर्न हो रहा है उसको इंक्रीज करवा देना है, यानी कि ज़्यादा ब्लड वेन्स के थ्रू हार्ट में जाएगा और फिर ज़्यादा ब्लड ही बाहर निकलेगा ना, पंप भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इससे वेन कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ वेन्स ने आफ्टर लोड इंक्रीज प्री लोड इंक्रीज करवाना होता है। ठीक है, उसके बाद है इंक्रीज हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रेक्टिलिटी, जब भी हार्ट रेट और कॉन्ट्रेक्टिलिटी इंक्रीज होगी उससे क्या होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगी, तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। हमारे जिस्म में कुछ सेंसर्स हैं जो कि ब्लड प्रेशर को, ठीक है, जब एलिवेट होता है उस वक्त भी उसको सेंस करते हैं। ठीक है, उस वक्त भी उसे सेंस करके हमारे जो वेजोमोटर सेंटर है उसको खबर देंगे कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो वेजोमोटर सेंटर अकॉर्डिंगली एक्ट करेगा। ठीक है, अगर कम हो गया है तब भी सेंस करके उसे इन्फॉर्म करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली वो आगे से रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, उनमें से कौन कौन सी चीज़ें हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं। एओर्टिक आर्च बैरोरिसेप्टर हैं। ठीक है, कैरोटिड साइनस बैरोरिसेप्टर्स हैं। ये यहाँ से जब भी इनको प्रेशर कम होगा ये उसको सेंस कम या ज़्यादा होगा, ये उसको सेंस करके किस जगह को, वेजोमोटर सेंटर को इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, वेजोमोटर सेंटर आगे सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू उस ब्लड प्रेशर को दोबारा नॉर्मल पे लेके आने की कोशिश करेगा। ठीक है, कैसे करेगा ये हम थोड़ा डिटेल के साथ पढ़ते हैं। बैरो सर ये रिसेप्टर रिफ्लेक्स। जी जी, सर ये वाला दोबारा बता दे, कौन इसको जो है वो करेगा, देखें वेजोमो एओर्टिक आर्च जी। के अंदर कुछ रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, जिनको एओर्टिक आर्च बैरो रिसेप्टर बोलते हैं। बैरो होता है प्रेशर की वजह से। ठीक है, उसके बाद है कैरोटिड साइनस बैरो रिसेप्टर, और इसके अलावा कैरोटिड आर्टरी है ना जो, उसमें भी कुछ रिसेप्टर्स होंगे, वो प्रेशर चेंजेस को सेंस करेंगे। ठीक है, अगर प्रेशर कम हो रहा है तो उसको भी देखेंगे। ठीक है, उसको सेंस करके क्या करेंगे, एक मिनट, उसको सेंस करके क्या करेंगे, वेजोमोटर सेंटर को इन्फॉर्म करेंगे कि ब्लड प्रेशर कम हो गया है। ठीक है, और जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो ये आगे से उसी अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेगा। उसको ज़्यादा करने के लिए किस चीज़ को एक्टिवेट कर देगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को आप लोगों को पता है कि उसने क्या काम करवाना है कि हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज कर देगा। सिंपैथेटिक ने काम क्या करवाना होता है, जब कम होता है तो वो हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करेगा और उसके अलावा वेसल्स को भी कंस्ट्रिक्ट करेगा। ठीक है, उसको इन चीज़ों को हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं। ये जस्ट पिक्चर है, पिक्चर में थोड़ा आपको उसके बारे में इन्फॉर्म किया है। बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स, a mechanoreceptor sensitive to changes in the pressure। ठीक है, ये कौन से बैरो रिसेप्टर
का जब भी लफ्ज़ आए तो आपने मैकेनो रिसेप्टर को माइंड में रखना है। मैकेनो का मतलब होता है प्रेशर। ये किस चीज़ को सेंस करेंगे? प्रेशर चेंजेस को। जब भी प्रेशर कम होगा या ज़्यादा होगा ये उस चीज़ को सेंस करेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्स मैकेनिज्म फॉर द कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर, ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड में एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है जिसने क्या करना होता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना होता है। स्टिमुलस रिस्पॉन्ड टू द स्ट्रेच ऑफ वेसल वॉल बाय द स्ट्रेच रिसेप्टर्स, जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, वो वेसल्स के ऊपर प्रेशर बढ़ाएगा, ठीक है। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो ऑफ कोर्स वेसल वॉल के ऊपर ब्लड प्रेशर बढ़ता है ना, तो उससे क्या होगा, स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो होंगे वो स्टिमुलेट होंगे, ठीक है। लोकेशन इनकी कौन कौन सी है? कैरोटिड साइनस और एओर्टिक साइनस, ठीक है। कैरोटिड जो आर्टरी है उसमें एक पॉइंट होता है जिसको हम कैरोटिड साइनस का नाम देते हैं, उस जगह पे आपको कैरोटिड बैरोरिसेप्टर मिलेंगे। और उसके बाद एओर्टिक आर्च जो होती है, जो कर्व बन रही है एओर्टा की, ये वाली जो कर्व बन रही है, ठीक है, इस जगह पे ये वाले जो एरिया है, इस जगह पे आपको क्या मिलेंगे, एओर्टिक बैरोरिसेप्टर्स मिलेंगे। ये इनकी लोकेशन है बैरोरिसेप्टर्स की। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, कैरोटिड बैरोरिसेप्टर। अब हम कैरोटिड बैरोरिसेप्टर को डिटेल के साथ पढ़ते हैं, जो कैरोटिड साइनस एरिया में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सिग्नल्स फ्रॉम द कैरोटिड रिसेप्टर्स दैट विल थ्रो स्मॉल हर्निंग्स नर्व टू द ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व, ठीक है। ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व आगे किस जगह पे लेके जाएगी? ट्रैक्टस सोलिटेरियस। ये मिड ब्रेन के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ये उस जगह पे इस सिग्नल को लेके जाएगी। यानी कि जब भी कैरोटिड बैरोरिसेप्टर प्रेशर चेंजेस को सेंस करेंगे, प्रेशर चेंजेस को फील करेंगे, ठीक है ना, तो हर्निंग नर्व्स यानी कि जो स्मॉल नर्व्स उस एरिया में प्रेजेंट होती हैं जो कि कैरोटिड बैरोरिसेप्टर्स को सप्लाई कर रही हैं, उन नर्व्स के थ्रू ये ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व को इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व इस सेंस को किस एरिया में लेके जाएगी? ट्रैक्टस सोलिटेरियस में। एओर्टिक बैरोरिसेप्टर, सिग्नल्स फ्रॉम एओर्टिक बैरोरिसेप्टर्स, ठीक है। एओर्टिक बैरोरिसेप्टर जब भी, यानी कि ये दो क्यों है इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आप देख लें कि कौन सी नर्व यानी कि इनकी इम्पल्स को वापस लेके जा रही है। दोनों ट्रैक्टस सोलिटेरियस में ही जाएंगी, लेकिन कैरोटिड वाली जो है वो ग्लोसोफ्रेंजियल के थ्रू वापस जा रही है, ठीक है। और जो एओर्टिक बैरोरिसेप्टर है वो वेगस नर्व के थ्रू ट्रैक्टस सोलिटेरियस में अपनी इम्पल्स लेके जा रहा है, ठीक है। जब भी एओर्टिक बैरोरिसेप्टर में प्रेशर चेंजेस को सेंस किया जाएगा तो वेगस नर्व के थ्रू वो इम्पल्स किस जगह पे जाएगी? ट्रैक्टस सोलिटेरियस में। बैरोरिसेप्टर्स, कैरोटिड बैरोरिसेप्टर्स ऑपरेट्स, यानी कि अब कैरोटिड काम क्या करते हैं और एओर्टिक काम क्या करते हैं। कैरोटिड बैरोरिसेप्टर रिसेप्टर्स ऑपरेट्स व्हेन प्रेशर इज बिटवीन 50 to 60, यानी कि 50 से लेके 180 या 60 से लेके 180 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, यानी कि इस दरमियान में जब ब्लड प्रेशर होगा तो इस रेंज को ये सेंस कर सकते हैं जो कैरोटिड हैं, ठीक है। एओर्टिक बैरोरिसेप्टर्स आर सेम बट ऑपरेट्स इवन एट 30 मिलीमीटर ऑफ मरकरी लोअर प्रेशर देन कैरोटिड बैरोरिसेप्टर्स, यानी कि जो कैरोटिड बैरोरिसेप्टर्स हैं वो मच मोर लोअर प्रेशर को डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 30 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो कैरोटिड बैरोरिसेप्टर हैं वो 50 से उनकी रेंज स्टार्ट होती है 180 तक। इस रेंज को वो डिटेक्ट करके आगे इन्फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है? इन बातों की समझ आ रही है या नहीं? हेलो। यस सर, आ रही है। ये आप लोग थोड़ा बैठ के दोबारा इसको रीड आउट करोगे ना तो आपको काफ़ी हद तक ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी सारे सेंटर्स की बात हो रही है तो मैं भी आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ। प्रेशर बफरिंग सिस्टम, बफर का आपको पता है कि प्रेशर जब इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, पीएच में बफरिंग सिस्टम भी पढ़ा था ना, पीएच अगर इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो उसको नलीफाई करना, अगर ज़्यादा हो गया तो उसे कम करना, अगर कम हो गया तो उसे ज़्यादा करना। इसी तरह प्रेशर बफर सिस्टम में भी यही काम, वही सेम चीज़ है। प्रेशर बफर सिस्टम, बैरोरिसेप्टर सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड प्रेशर बफर सिस्टम, रीजन इट अपोजेज आइदर इंक्रीज और डिक्रीज इन आर्टीरियल प्रेशर, जब प्रेशर ज़्यादा होगा या कम होगा, ठीक है, दोनों को ये क्या कोशिश करेगा नॉर्मलाइज करने के लिए। यानी कि अगर ज़्यादा हो गया है
तो उस वक्त ये सिग्नल सेंड करेगा, ठीक है। और वहाँ से क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट करेगा और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब इनहिबिट होगा तो वेजोडाइलेशन होगी, ठीक है। और उसके अलावा हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगी। उसके अलावा जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा तो ब्लड वेसल्स क्या होंगी, कंस्ट्रिक्ट होंगी, हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या कर रहा है कि चाहे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, उसको अपोज करेगा, उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये देखें, ये कैरोटिड आर्टरी है, ठीक है। इसकी जो बाइफर्केशन हो रही है, ठीक है, इस जगह को बोलते हैं कैरोटिड साइनस। और कैरोटिड साइनस पे आपको मिलेंगे बैरो रिसेप्टर्स। बैरो रिसेप्टर्स को मैकेनो रिसेप्टर्स भी कहा जाता है। काम क्या करना होता है, इन लोगों ने प्रेशर सेंस करना होता है, ठीक है। अगर प्रेशर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, उस चीज़ को सेंस करके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना होता है। कीमो रिसेप्टर्स, पहले हमने बात की है बैरो रिसेप्टर्स, ठीक है। अब कीमो रिसेप्टर्स की बात कर रहे हैं। कीमो का नाम से ही पता चल रहा है ये केमिकल्स को रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है। अ सेंसरी सेल और ऑर्गन रिस्पॉन्सिव टू केमिकल स्टिमुलाई, केमिकल्स को रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है। ये भी एक सेंसरी ऑर्गन है। स्टिमुलस, इम्बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। ये इन तीनों चीज़ों को रिस्पॉन्ड करेगी। इन तीनों चीज़ों की कमी बेशी होगी तो ये वाले जो कीमोरिसेप्टर्स हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगे। लोकेशन, कैरोटिड कीमोरिसेप्टर एंड एओर्टिक कीमोरिसेप्टर, वही ऑलमोस्ट सेम नेम है, ठीक है। वो कैरोटिड बैरोरिसेप्टर्स और एओर्टिक बैरोरिसेप्टर्स थे। यहाँ पे जस्ट बैरो को रिमूव करके कीमो को लगा देना है, कैरोटिड कीमोरिसेप्टर्स और एओर्टिक कीमोरिसेप्टर्स, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है, इम्बैलेंस ऑफ गैसेस, जब भी गैसेस का इम्बैलेंस होगा काजेज द एक्टिवेशन ऑफ द कीमोरिसेप्टर, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन वगैरह उनका इम्बैलेंस हो गया, कम या ज़्यादा हो गया, तो इट विल कॉज एक्टिवेशन ऑफ द कीमोरिसेप्टर्स। वही जो उस एरिया को नर्व सप्लाई कर रही है उस उनको बोलते हैं हर्निंग नर्व, ठीक है। काम क्या करेंगी, वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेंगी, ठीक है। वेगस नर्व आगे वेजोमोटर एरिया को उस अकॉर्डिंगली स्टिमुलेट करेगी, ठीक है। वेगस नर्व का आपको पता है ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व है। when active when pressure falls below 80 millimeter of mercury, ये किस टाइम पे एक्टिवेट होगी, जब प्रेशर 80 से कम हो जाएगा। रोल ऑफ अदर सिस्टम्स, हमने बैरो रिसेप्टर भी पढ़ लिए, उसके बाद हमने कीमो रिसेप्टर्स भी पढ़ लिए, उसके बाद दूसरे सिस्टम्स आ जाते हैं, ठीक है। उसमें किडनी है, किडनी दो तरह से ब्लड प्रेशर के कम या ज़्यादा होने पे रिस्पॉन्ड करता है, या तो आर्ट्रियोलर रेजिस्टेंस को कम कर देगा या एडीएच की सिक्रीशन को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। यानी कि अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया है तो आर्ट्रियोलर रेजिस्टेंस को कम करेगा और साथ में एडीएच को डिक्रीज कर देगा, ठीक है। क्योंकि एडीएच ने काम क्या करवाना होता है, जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है दैट मीन्स वॉल्यूम जो ब्लड वेसल्स के अंदर है वो ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो वॉल्यूम को कम करने के लिए एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, डायूरेसिस का मतलब होता है यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। तो इस हार्मोन को वो रोकेगा तो दैट मीन्स डायूरेसिस इंक्रीज हो जाएगी, ज़्यादा मिकदार में डायूरेसिस होगी, ठीक है। ज़्यादा मिकदार में यूरिन फॉर्मेशन होगी। जब ज़्यादा मिकदार में यूरिन फॉर्मेशन होगी